तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, कला क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके शायद हजारों जवाब हैं। है ना? और कोई भी एक जवाब शायद पूरी तरह सही भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी सवाल को एक बहुत ही खास नजरिए से देखने की कोशिश करने वाले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के नजरिए से। हाँ, एक कवि, विचारक और खुद एक महान कलाकार। और इसके लिए हम टैगोर की किताब द मीनिंग ऑफ आर्ट पर लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन समीक्षा को खंगालेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि टैगोर ने क्या कहा, बल्कि ये समझना है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में उनके विचार हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। सही। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि टैगोर के लिए कला कोई सजावटी चीज नहीं थी, महज एंटरटेनमेंट भी नहीं थी। हाँ, वो कुछ और थी, कुछ बहुत गहरा। बिल्कुल। यही इस पूरी चर्चा का सार है। टैगोर कला को इंसान की आत्मा की भाषा मानते थे। समीक्षा में उनके ही शब्दों का जिक्र है, आर्ट इज अ रेवलेशन ऑफ द इन्फिनिट इन द फाइनाइट। सीमित चीजों में असीम को उजागर करना। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ, भारी भरकम लगता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे पत्थर का एक टुकड़ा या कुछ रंग या चंद शब्द, मतलब सीमित चीजें। हाँ, इन सीमित चीजों के जरिए किसी ऐसी सच्चाई या ऐसी भावना को छू लेना जो सीमाओं से परे है, जो यूनिवर्सल है। अच्छा। और यहीं से टैगोर कला और शिल्प यानी आर्ट और क्राफ्ट के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। ओह, ये दिलचस्प है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि जो बहुत बड़ा शिल्पी है वही तो कलाकार है। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो टैगोर इन दोनों में क्या फर्क देखते थे? ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। समीक्षा इसे ऐसे समझाती है, शिल्प यानी क्राफ्ट है आपकी स्किल, आपकी तकनीक, सालों का अभ्यास। हाँ बिल्कुल। जैसे एक बढ़ई जो एक परफेक्ट कुर्सी बनाता है, या एक सुनार जो सोने का एक बेहद खूबसूरत हार बनाता है। इसमें कौशल अपने चरम पर है। और वो अपने आप में एक कमाल की चीज है, उसमें कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। तो फिर कला इससे आगे कैसे जाती है? कला तब शुरू होती है जब उस कौशल के साथ आत्मा जुड़ जाती है। आत्मा? टैगोर के लिए अगर किसी रचना में बनाने वाले की अपनी अनुभूति, मतलब एक गहरी भावना शामिल नहीं है, तो वो तकनीकी रूप से कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ एक खूबसूरत वस्तु है, सच्ची कला नहीं, एक बेजान चीज है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, एक मूर्तिकार जो पत्थर को हूबहू इंसान की शक्ल दे दे, वो एक बेहतरीन शिल्पी है। हाँ, एक माहिर शिल्पी। लेकिन जब वो उस पत्थर में उस इंसान का अकेलापन या उसकी उम्मीद या उसका दर्द भर दे, तब वो कलाकार बन जाता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। वो जो अतिरिक्त चीज है, वो भावना, वो एहसास, वही कला है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है, जिस पर समीक्षा भी इशारा करती है। क्या सवाल ये कि क्या एक बहुत ही माहिर शिल्पी भावना की नकल नहीं कर सकता? ओह, क्या वो दुख या खुशी का इतना सटीक चित्रण नहीं कर सकता कि हम उसे असली मान बैठें? हम कैसे जानेंगे कि इसमें सच में आत्मा है या ये सिर्फ एक बहुत शानदार नकल है? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। इसका क्या जवाब है टैगोर के पास? टैगोर के लिए इसका जवाब कला बनाने वाले की नीयत में छिपा है। नियत में? हाँ, क्या वो सिर्फ दुनिया को अपना हुनर दिखाने के लिए बना रहा है, या वो अपने अंदर की किसी बेचैनी, किसी पुकार को शांत करने के लिए बना रहा है? अच्छा। और जैसे ही हम अंदर की पुकार की बात करते हैं, हम कला से अध्यात्म के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो अगर कला की पहचान ये आत्मा या भावना है, तो ये तो बहुत ही निजी, बहुत अंदरूनी चीज हुई। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि सच्ची कला एक तरह की आध्यात्मिक खोज है? मैंने इस तरह से कभी सोचा नहीं था। और समीक्षा के मुताबिक ये इस किताब का सबसे गहरा पहलू है। अच्छा। टैगोर मानते थे कि कला प्रार्थना का रूप तब ले लेती है जब कलाकार अपने अहंकार से, अपने मैं के भाव से मुक्त हो जाता है। जब वो इस सोच से आजाद हो जाता है कि मैं कुछ बना रहा हूँ, मेरी तारीफ होनी चाहिए। हाँ, मुझे पहचान मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या कोई भी कलाकार अपने अहंकार को पूरी तरह खत्म कर सकता है? अपनी कला पर थोड़ा गर्व करना तो स्वाभाविक है, जरूरी भी हो सकता है। ये बहुत वाजिब सवाल है, और टैगोर का मतलब शायद ये नहीं था कि कलाकार को अपनी कला से लगाव ना हो। फर्क प्राथमिकता का है। प्राथमिकता? समीक्षा इसे ऐसे समझाती है, क्या कला का मकसद बाहरी प्रशंसा पाना है या आंतरिक सत्य को व्यक्त करना?
जब कोई कलाकार दुनिया की वाहवाही या आलोचना की परवाह किए बिना सिर्फ अपने अंदर की सच्चाई को कागज पर, पत्थर पर या सुरों में उतारता है, तो वो रचना एक प्रार्थना जितनी पवित्र हो जाती है। उसका मकसद खुद को साबित करना नहीं, बल्कि खुद को अभिव्यक्त करना बन जाता है। हाँ, यानी जब कला दिखाने के लिए नहीं, बल्कि होने के लिए बनती है। क्या खूब कहा आपने। बिल्कुल यही। और यही वो पल है जब कला और अध्यात्म में कोई फर्क नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये कलाकार की एक निजी आध्यात्मिक यात्रा हुई, लेकिन इसका हम बाकी लोगों के लिए, समाज के लिए क्या मतलब है? क्या ये कला सिर्फ कलाकार के स्टूडियो या उसकी डायरी तक सीमित रह जाती है? समीक्षा तो ऐसा नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही टैगोर के विचारों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो कला को किसी पहाड़ की गुफा में होने वाली साधना नहीं मानते थे। अच्छा। वो कहते थे कि कला जीवन से ही जन्म लेती है और वापस जीवन को ही और गहरा और अर्थपूर्ण बनाती है। वो समाज से कटकर नहीं, बल्कि समाज के बीच रहकर ही सांस लेती है। बिल्कुल। तो समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है? ये हमें देती क्या है? समीक्षा के अनुसार कला हमें 3 बहुत कीमती चीजें देती है। पहली, वो हमें संवेदनशील बनाती है। संवेदनशील कैसे? वो हमें दुनिया को सिर्फ आंकड़ों और खबरों की तरह देखना नहीं, बल्कि महसूस करना सिखाती है। एक उदास संगीत सुनकर किसी अनजाने का दर्द महसूस करना, एक पेंटिंग देखकर किसी के अकेलेपन को समझना। हाँ, ये संवेदनाशीलता है। और दूसरी चीज? दूसरी है करुणा। जब हम कला के जरिए दूसरों की भावनाओं से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर का दायरा बड़ा होता है। हम समझते हैं कि सामने वाला भी हमारी ही तरह महसूस करता है। सही। इससे सहानुभूति और करुणा पैदा होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कला हमें पूरी इंसानियत से जोड़ती है। वो कैसे? एक ईरानी फिल्म देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक अफ्रीकी गाना सुनकर हमारे पैर थिरकने लगते हैं। एक जापानी कविता पढ़कर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ, कला भाषा, मजहब और सरहदों के पार जाकर सीधे इंसान की आत्मा से बात करती है। वो हमें याद दिलाती है कि हमारे सुख दुख, हमारी उम्मीदें और हमारे डर सब साझे हैं। इस तरह कला हमें ग्लोबल परिवार होने का एहसास कराती है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि आज के इस बटे हुए दौर में इस एहसास की सबसे ज्यादा जरूरत है? इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकती। आज जब हर कोई अपनी पहचान की दीवारों में कैद है, तब शायद कला ही वो खिड़की है जहां से हम एक दूसरे को देख सकते हैं। और अगर कला की समाज में इतनी बड़ी भूमिका है, तो फिर कलाकार की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती होगी। बहुत बड़ी। समीक्षा में एक बहुत ही आकर्षक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो टैगोर ने कलाकार के लिए सोचा था। संवेदना का वाहक। संवेदना का वाहक, कैरियर ऑफ सेंसिटिविटी। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है ना? लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या कलाकार एक तरह का पत्रकार है जो समाज की भावनाओं को रिपोर्ट करता है, या कुछ और? ये पत्रकारिता से कहीं ज्यादा गहरा है। पत्रकार तथ्यों को रिपोर्ट करता है। कलाकार समाज की अनकही भावनाओं को महसूस करता है। वो लोगों के दबे हुए डर, उनकी छिपी हुई खुशियों, उनकी अधूरी आकांक्षाओं को अपने अंदर सोखता है। वो समाज के मौन को सुनता है। क्या बात है। हाँ, और फिर वो इन अमूर्त अनकही भावनाओं को अपनी कला के जरिए एक ऐसा रूप देता है जिसे सब देख सकें, सुन सकें या महसूस कर सकें। यानी वो समाज की नब्ज पकड़कर उसे अपनी कला में धड़का देता है। बिल्कुल। और समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि ये काम बिना कोई उपदेश दिए, बिना कोई भाषण दिए होता है। अच्छा। सच्चा कलाकार समाज सुधारक नहीं होता जो मंच से नारे लगा रहा हो। वो तो बस अपनी पूरी ईमानदारी से उस सच को व्यक्त कर रहा होता है जिसे वो महसूस कर रहा है, और ऐसा करते हुए वो अनजाने में ही पूरे समाज का आईना बन जाता है। ये सब सुनने में बहुत बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आज की दुनिया में ये विचार कितने फिट बैठते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कला को कंटेंट कहा जाता है, एक आर्टिस्ट को क्रिएटर कहा जाता है। सही कहा। और सफलता का पैमाना लाइक्स, व्यूज और वायरल होने से तय होता है। इस पूरी क्रिएटर इकोनॉमी में टैगोर के ये विचार कहाँ खड़े होते हैं? ये आज का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है, और समीक्षा इस मुश्किल से भागती नहीं बल्कि इसका सामना करती है। हाँ। आज की हकीकत यही है कि कला बाजार की एक चीज बन गई है। एक पेंटिंग की कीमत उसकी कलात्मकता से नहीं, नीलामी में लगने वाली बोली से तय होती है। और एक गाना इसलिए अच्छा नहीं है कि वो रूह को छूता है, बल्कि इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके 100 मिलियन व्यूज हैं।
बिल्कुल, कला का मूल्य उसकी बाजार की कीमत बन गया है। तो ऐसे में कोई कलाकार टैगोर के रास्ते पर कैसे चल सकता है? उसे तो अपना घर भी चलाना है। हाँ, ये भी सच है। अगर वो बाजार के बारे में नहीं सोचेगा तो वो कला बनाएगा कैसे? सही बात है। और टैगोर ये नहीं कह रहे कि कलाकार को भूखा मरना चाहिए, लेकिन वो हमें एक चेतावनी दे रहे हैं। किस तरह की चेतावनी? वो एक फर्क बता रहे हैं कि आप बाजार के लिए बना रहे हैं या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका कोई अर्थ है और फिर उसे बाजार में ले जा रहे हैं। समीक्षा में टैगोर का एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है जो आज के हर क्रिएटर को सोचना चाहिए। आर्ट इज नॉट फॉर मार्केट, इट इज फॉर मीनिंग। कला बाजार के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए है। हाँ। इसका मतलब पहली प्रेरणा पैसा या शोहरत नहीं हो सकती। पहली प्रेरणा वो अंदर की आवाज ही होनी चाहिए। बिल्कुल। यानी अगली बार जब मैं कोई गाना सिर्फ इसलिए सुन रही हूं क्योंकि वो वायरल है, तो मुझे शायद टैगोर को याद करना चाहिए। शायद। हाँ, टैगोर हमें याद दिला रहे हैं कि कला का असली काम हमारी आत्मा को पोषण देना है, हमारे बैंक अकाउंट को नहीं। अगर वो बैंक अकाउंट को भी भरती है तो ये एक अच्छी बात है, एक बोनस है। बिल्कुल, लेकिन ये उसका मकसद नहीं हो सकता। जिस पल मकसद बाजार बन जाता है, आत्मा उस कला से निकलना शुरू हो जाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो मैं अपने लिए निकाल पा रही हूँ वो ये है कि कला सिर्फ हुनर नहीं है। नहीं, हुनर तो उसका शरीर है, आत्मा तो वो भावना है जो कलाकार उसमें डालता है। सही। और हमने ये भी समझा कि जब ये भावना अहंकार से मुक्त होके सिर्फ अभिव्यक्ति के लिए होती है तो वो एक आध्यात्मिक ऊंचाई छू लेती है। और ये सिर्फ कलाकार की निजी यात्रा नहीं है। नहीं, ये कला समाज में आकर हमें ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा दयालु बनाती है और सारी इंसानियत को एक दूसरे से जोड़ती है। और आखिर में आज के इस कमर्शियल दौर में टैगोर के विचार एक नॉर्थ स्टार की तरह हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि कला का अंतिम लक्ष्य बिकाऊ होना नहीं बल्कि सार्थक होना है। ये वाकई एक बहुत गहरी सोच है। बिल्कुल, जैसा कि समीक्षा में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ये किताब उन लोगों के लिए है जो कला को करियर से पहले एक साधना मानते हैं। साधना? हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ बनाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया देखे और तारीफ करे, बल्कि इसलिए कि उनकी आत्मा को बोलना है। और शायद हमें अपनी इस बातचीत को समीक्षा की उसी एक पंक्ति पर खत्म करना चाहिए जो इन सारे विचारों का निचोड़ है। कौन सी? जब आत्मा बोलती है वही कला होती है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, खबरों, विज्ञापनों और हमारी अपनी इच्छाओं का इतना शोर है, उस शोर में क्या हम अपनी आत्मा की आवाज सुन भी पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो उसे किस रूप में बाहर आने दे रहे हैं?